वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 and 3। ठीक है, मतलब सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझ लें कि सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर से क्या मतलब है हमारा। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड ऑर्डर से मतलब हमारा ये है कि उसमें जो डेरिवेटिव होगा वो सेकंड या थर्ड ऑर्डर का होगा। ठीक है, इसके साथ हम एक कंडीशन और इस इक्वेशन के साथ रखेंगे, लीनियर, कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस लीनियर भी होंगी। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ा था, लीनियर का मतलब सेम एज इट इज़ है कि इसमें y और y के डेरिवेटिव ना तो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे और ना ही उनकी कोई घात होगी, मतलब वो सब सिंगल पावर के साथ होंगे, उनकी कोई भी सिंगल पावर के अलावा, एक के अलावा कोई घात नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ में एक कंडीशन और आती है, कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब आप जानते होंगे कि कोफिशिएंट मतलब होता है कि जो भी आपकी टर्म है उनके मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म आ रही है, जैसे मैंने लिखा ax² + bx + c = 0, तो मैं ये कहूँगा कि a कोफिशिएंट है x² का, b कोफिशिएंट है x का और c कांस्टेंट की टर्म है। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट होते हैं a और b, तो यहाँ पे क्या थर्ड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की बात है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव टर्म आएंगी उन डेरिवेटिव टर्म्स के जो कोफिशिएंट होंगे इस तरह से, वो और y का जो कोफिशिएंट होगा वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अचर होंगे। ठीक है, तो आज ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ये होगा अचर गुणांकों वाले द्वितीय तथा तृतीय घात की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, अचर गुणांक होंगे, द्वितीय और तृतीय घात होगी और रेखी होगी, ऐसा मिला के हम एक कंबाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरल नोटेशन से शुरू करता हूँ कि जनरल नोटेशन क्या होता है, हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आपने जो डेरिवेटिव पढ़ा है वो dy/dx या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx², थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y/dx³ और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपने इसी तरह से पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर मुझे एक सेकेंड ऑर्डर की सपोज कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी हो, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं उसे कैसे लिखूंगा, तो मैं उसे लिखूंगा d2y/dx² प्लस a dy/dx प्लस b y इक्वल टू सपोज r। ठीक है, r इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, r केवल x का फलन है। ठीक है, r केवल x का फलन है। ठीक है ना, इसमें y की कोई भी टर्म नहीं होगी। इसी तरह से अगर मुझे थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखिए ये a और b जो कांस्टेंट दिए मैंने इसके साथ,
ये इनके कोफिशिएंट है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑब्वियसली 1 है, 1 भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है। तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, इनके जो ये टर्म आ रही है इनके साथ मल्टीपल में 1 ए और बी, ये कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो ए एंड बी आर कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, ए बी अचर राशियां हैं। ठीक है, ये अचर हैं, ये बदलेंगी नहीं। ठीक है, अगर मुझे इसी तरह से थर्ड ऑर्डर की लिखनी हो तो क्या होगा, d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस ए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी dy बाई डी एक्स प्लस cy इक्वल्स टू r। ठीक है, r तो सेम है जो होता था, इसी के साथ में यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 रखा गया है। इसके बाद a, b और c, ये जो तीनों टर्म हैं ये क्या है, कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो a, b, c अचर राशियां। ठीक है, ये तीनों राशियां अचर हैं। तो इस तरह से हम सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की जर्नल इक्वेशन लिखते हैं। अब मैं इसे जर्नल इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ, उसका भी कारण है, क्योंकि अभी मैंने जैसे सेकंड थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन लिखी तो इसमें ये टर्म भी आया, सेकंड ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का भी आया, y भी आया। ऐसा भी हो सकता है कि ये सब ना आए, सीधे इक्वेशन d3y बाई डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू r भी हो जाए। ठीक है, या फिर केवल ये टर्म ना आए, बाकी सब आ जाए। तो हमने जो अभी लिखा है ये सबको सम्मिलित करते हुए इक्वेशन की टर्म्स को हमने लिखा है। अगर इनमें से कोई भी टर्म छूटती है तो वो एक पर्टिकुलर केस होगा। ठीक है, तो ये एक जनरल नोटेशन होता है। मगर आपको जैसा दिख रहा है कि ये नोटेशन जो है थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लिखने में हम इसे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम इसे एक अलग सा नोटेशन दे देते हैं। ये जो हमारे टर्म्स थे dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d3y बाई डी एक्स क्यूब, इनको एक नया नोटेशन देते हैं। हम कहते हैं कि कैपिटल D हम लिखेंगे किसकी जगह, d बाई डी एक्स की जगह। हम d बाई डी एक्स की जगह, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जगह एक कैपिटल D। ठीक है, हम d स्क्वायर लिखेंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए d स्क्वायर होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, हम बस नोटेशन बदल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से d क्यूब रिप्रेजेंट करेगा, किसे रिप्रेजेंट करेगा, d क्यूब बाई डी एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा ये चीज़ बिल्कुल उसी तरह की है कि अगर मैं आपसे कहूँ एक बाइक का फोटो बनाओ, ठीक है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि मान लो ये एक बाइक है और मैं यहाँ पे एक बाइक की तस्वीर बना दूँ। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि वो बाइक है, मगर वो चल तो नहीं सकती ना, असली में तो बाइक नहीं है, मगर हम उसे प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी तरह से ये d बाई डी एक्स को प्रदर्शित करता है। ठीक है, रिप्लेस नहीं करता, प्रदर्शित करता है। कि अगर अब आपको कहीं पे भी कैपिटल D लगा दिखेगा तो आप मानेंगे कि वो d बाई डी एक्स है, d2 लगा दिखेगा तो आप मानेंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है, अगर d3 लगा दिखेगा तो आप मानेंगे इसे d3 बाई डी एक्स क्यूब है। ठीक है, तो ये हम नोटेशन को मानते हैं। अगर हम इस नोटेशन पे चलते हैं तो हम dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो हम dy बाई डी एक्स को अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा y इस तरह से, और ये नोटेशन हमने दिया है d, तो ये हो जाएगा d ऑफ y। ठीक है, इसी तरह से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ y या d स्क्वायर y। ठीक है, इसी तरह से मैं नोटेशन को आगे बढ़ाऊं तो मैं सिमिलरली d3y बाई डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू d3 बाई डी एक्स क्यूब y इक्वल्स टू डी क्यूब y। ठीक है, हम इससे आगे के नोटेशन फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमें फिलहाल इससे आगे के नोटेशन की अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूरत नहीं है। तो जिस नोटेशन की हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूरत नहीं है हम उस पर नहीं जा रहे, हम 3 तक ही रहते हैं। तो हम dy बाई डी एक्स की जगह लिखेंगे dy,
d2y/dx² की जगह लिखेंगे d2y और d3y/d³ की जगह लिखेंगे d3y। ठीक है, तो अगर मैं ये नोटेशन यूज करूं तो ये जो दोनों इक्वेशनें मैंने लिखी थी सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की, तो इन दोनों की जर्नल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो ये जर्नल फॉर्म हो जाएगी d² प्लस a dy प्लस by इक्वल्स टू r। ये होगी। इसको मैं अगर छोटे नोटेशन में और देना चाहूँ तो ये y है, ये y है, ये y है। हमें पता है कि ये d2y/dx² y के ऊपर ऑपरेट हो रहा है या d² y के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, इसी तरह से dy के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। तो हम y को एक तरह से कॉमन ले सकते हैं और हम इसे लिखेंगे d² प्लस ad प्लस b ऑफ y इक्वल्स टू r। हमने सारे d के टर्म्स को एक साथ ले लिया, फिर y और फिर r। ठीक है, तो ये जो पूरी टर्म आई, ये वाली टर्म पे ध्यान दीजिएगा। इस पूरी टर्म के अंदर केवल d है, बाकी से चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो ये जो टर्म होती है जो ये रेड ब्रैकेट में बंद है, इसको हम और छोटा नोटेशन दे देते हैं f ऑफ dy इक्वल्स टू r। f ऑफ d आपको याद रखना है क्योंकि हम आगे नोटेशंस में इसको यूज करेंगे। तो f ऑफ dy इक्वल्स टू r। तो f ऑफ d क्या होता है कि जब भी आपको प्रॉब्लम के अंदर जो भी डेरिवेटिव दिए हों तो उन डेरिवेटिव्स की टर्म्स को जब हम अलग कर लेते हैं इस तरह से, तो इन सारी टर्म्स को सम्मिलित रूप से हम f ऑफ d कहते हैं, वो भी हमारे नोटेशन की सुविधा के लिए। तो अगर मैं इसी तरह से थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो d³ प्लस ad² प्लस b dy प्लस cy इक्वल्स टू r। ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट करके लिखूं तो d³ प्लस ad² प्लस bd प्लस cy इक्वल्स टू r। ये नोटेशन हो जाएगा। ठीक है, और जिस तरह से अब आप देख सकते हैं फिर से कि ये जो टर्म आई है ये पूरी d के ऊपर डिपेंडेंट टर्म है। ठीक है, d और d, बाकी सब कांस्टेंट। तो इस टर्म को हम अगेन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं f ऑफ d ऑफ y इक्वल्स टू r। ठीक है, तो ये हो गया f ऑफ dy इक्वल्स टू r। ठीक है, अब हमारे पास जो नोटेशन चल रहा है उसमें आपने बार बार देखा होगा कि ये r आ रहा है, r जो कि फंक्शन है किसका? x का। ठीक है, इसकी कोई भी टर्म हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है। ठीक है, अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे, इसको क्या बोला जाता है, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। रीज़न बीइंग कि हमें इस r की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, हम इस r को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा और क्या होगा इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन जो होता है उसमें उतने ही कांस्टेंट होते हैं जितने की ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है। अगर आप सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके सॉल्यूशन में 2 कांस्टेंट आने चाहिए। थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए 3 कांस्टेंट आने चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम जनरली इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, हम इनको सीधे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम सीधे सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इन्हें टुकड़ों में सॉल्व करते हैं और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट जो हैं वो ऑर्डर के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है, उसके 2 पार्ट हमने कर दिए। एक को कह दिया CF और दूसरे पार्ट को कह दिया PI। ठीक है, आप PI के नोटेशन से ऑलरेडी फेमिलियर होंगे क्योंकि PI हमने जब डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे तो उसमें भी एक PI आया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, जबकि हम जनरल सॉल्यूशन को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो पर्टिकुलर होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एक तो लिखते हैं CF और एक लिखते हैं PI। CF तो क्या करता है कि CF हमें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कांस्टेंट, ठीक है,
मतलब कि आवश्यक अचरों की संख्या प्रदान करता है। ठीक है, तो जो CF वाला पार्ट होता है ये आवश्यक अचर, जितने भी आपको सॉल्यूशन के लिए चाहिए वो सारे आवश्यक अचर जो होते हैं वो CF के अंदर होते हैं। ठीक है, और CF को जो अगर हम ऐसे तो CF नहीं बोलते ना किसी भी चीज़ को, हम CF तो शॉर्ट फॉर्म हुआ, तो CF जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन। तो ये जो CF होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन, ये तो हमें क्या करता है कि सॉल्यूशन में हमें जितने कांस्टेंट चाहिए, जितनी टर्म अचर चाहिए, वो अचर की जितनी भी टर्म होती है वो हमें CF से प्राप्त होती है। और PI जो होता है, PI होता है कि पर्टिकुलर केस में इसका इंटीग्रल क्या होता है। विशेष समाकल। ठीक है, अब विशेष समाकल क्या होता है कि हम किसी विशेष परिस्थिति में उस इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। तो वो जो विशेष परिस्थिति में ज्ञात किया हुआ सॉल्यूशन होता है वो PI में होता है। ठीक है, और उसमें जितने भी कांस्टेंट आने होते हैं वो CF में होता है। ठीक है, अब क्योंकि CF में कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं आया क्योंकि वो तो केवल कांस्टेंट को देने के लिए हमने रखा था, PI भी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि PI किसी विशेष परिस्थिति में निकाला, तो हम इन दोनों को मिला देते हैं, क्लब कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, योग कर देते हैं, धन कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये दोनों मिला के हमें पूरा सॉल्यूशन प्रदान करें। ठीक है, तो इसीलिए हम जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसको CF प्लस PI करके लिखते हैं। ठीक है, अब हमारा जो सिलेबस है, तो अभी जो हमने इक्वेशंस लिखी थी वो इक्वेशंस कहलाती हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे सॉल्यूशन, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप पीछे जाके देखिएगा, मैंने दोनों इक्वेशंस में इक्वल टू R लिखा था। ठीक है, अगर ये R नॉन जीरो है, अशून्य है, तो इक्वेशन जो होगी वो इक्वेशन आपकी जो होगी वो इक्वेशन आपको नॉन होमोजीनियस कहलाएगी। ठीक है, अगर ये जो इक्वेशन आई ये इसमें R0 हो गया तब तो ये R0 नहीं हुआ तो नॉन होमोजीनियस कहलाएगी, मतलब विषम घाती। ठीक है, और अगर ये 0 हो गया, 0, तो ये समघाती। ठीक है, तो ये होता है नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस। अगर ये 0 नहीं हुआ तो ये नॉन होमोजीनियस विषमघाती, और अगर ये 0 हो गया तो ये समघाती होमोजीनियस। ठीक है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये इस R के ऊपर निर्भर करता है। अब जैसा कि हमने अपने टॉपिक के स्टार्टिंग में लिखा था कि हम केवल और केवल होमोजीनियस इक्वेशंस का ही सॉल्यूशन पढ़ेंगे, मतलब हमारी सारी इक्वेशंस में R0 होगा। ठीक है, मतलब हमने एक कंक्लूजन कर लिया कि हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी वो इस तरह की होगी, इक्वल्स टू 0। ठीक है, R0 हो गया, चाहे ये सेकंड ऑर्डर हो या थर्ड, मगर इसमें इक्वल टू में 0 होगा क्योंकि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके सॉल्यूशन में केवल CF होगा। ठीक है, तथा PI जो है वो ऑलवेज 0 होगा।
ये याद रखिएगा कि पी का मान हमेशा 0 होगा, इसमें केवल CF ज्ञात किया जाएगा, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन इक्वल टू CF, वो केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एक होमोजीनियस इक्वेशन का CF कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।